हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 एमसीक्यू जो कि करंट अफेयर्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं उनसे रिलेटेड रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द टर्म ब्लैक स्वान इवेंट ऑफन सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू। एक इवेंट जिसका नाम ब्लैक स्वान रखा गया है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। 4 ऑप्शन दिए गए, हमें सही आंसर बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है कि ये एक ब्लैक स्वान बर्ड है, यानी कि एक पक्षी है जो कि साइबेरियन रीजन से आर्कटिक रीजन में माइग्रेट होता है। सेकंड ऑप्शन है ये एक ऐसा अनप्रेडिक्टेबल इवेंट है, ऐसी घटना है जिसकी उम्मीद नहीं लगाई जाती, जिसका अनुमान नहीं लगाया जाता है और ये हो जाता है, और इसके जो रिजल्ट आता है, जो इसका परिणाम निकलता है वो बहुत ही सेवर होता है, यानी कि बहुत ही कठिन होता है। सी ऑप्शन है ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि पक्षियों से इंसान और जानवरों में फैलता है। डी ऑप्शन कहता है कि ये एक एस्ट्रॉयड है जो कि अर्थ की ऑर्बिट में घूमता है या फिर उनसे अर्थ को खतरा होता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है बी, यानी कि एक ऐसी घटना होती है, अनप्रेडिक्टेबल इवेंट, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं हुआ हो और वो ऐसा हो जाए कि हमने पूरे साल का शेड्यूल बनाया है, हमने मंथ का शेड्यूल बनाया है और उस टाइम पे कुछ ऐसा हो जाए जो पूरी जो व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो जाए, यानी कि कुछ पता ना चले कि क्या करें, इस चीज़ से कैसे डील करें। और इंडिविजुअल भी आप कह सकते हो कि लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमें पता ही ना हो कि हम इससे कैसे लड़ें, क्या करें, और वो हमने सोचा भी नहीं हो ऐसी चीज़, तो उसको कहते हैं ब्लैक स्वान इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और इसका जो अभी रिसेंट का एग्जांपल है वो है कोरोना आउटब्रेक। सबकी लाइफ जो है वो शेड्यूल अच्छा चल रहा था और जो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी पॉलिसीज बनाई थी, बजट भी निकाला था, लेकिन उसके बाद ये थोड़ी पता था कि ये कोरोना आउटब्रेक आएगा और जो सारी पॉलिसीज है, जो बजट में जो एक्सपेंडिचर तय किया गया है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो अब नए तरीके से पॉलिसीज बनाई जा रही हैं ताकि इस पैंडेमिक से लड़ा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द थीम ऑफ ह्यूनर हार्ट विच इज टू रिस्टार्ट फ्रॉम सितंबर 2020। एक प्रोजेक्ट है ह्यूनर हार्ट जो कि अभी इसके बारे में बाद में बताऊंगी। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। सबसे पहला ऑप्शन है लोकल टू ग्लोबल, बी है नेचुरल मेकिंग, ग्लोबल एक्सेस टू मार्केट एंड डी है शो केस आर्ट ग्लोबली। तो ह्यूनर हार्ट है ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि आर्टिशंस होते हैं, यानी कि कलाकार होते हैं जो कि बुनकर करता होते हैं, क्राफ्ट्समैन होते हैं, और कंट्री के वो अलग अलग हिस्से से आते हैं अपना टैलेंट शो करने के लिए। तो ह्यूनर हार्ट में क्या होगा, ह्यूनर हार्ट में जो हम लोग ग्लोबल जो लोकली जो चीज़ों को जानते हैं, यानी कि गांव में बहुत अच्छा कुछ आर्ट से रिलेटेड कुछ बन रहा है और वो गांव में ही रिकॉग्नाइज होता है, लेकिन वो बाहर के एरियाज़ में इतनी उसको पॉपुलैरिटी नहीं मिली है, इस वजह से वो जो अच्छा प्रोडक्ट होता है उसकी जो लिमिटेशन गांव तक ही तय हो जाती है, गांव तक ही रह जाती है। तो हुनर हाट में कुछ ऐसा ही है कि जो कि ग्लोबली उसको रिकॉग्नाइज करवाया जा सके, यानी कि लोग देश में भी और देश के बाहर भी उसको पहचान सकें और उसको प्रोडक्ट को थोड़ी बिक्री बढ़े उसकी और थोड़ा जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़े ताकि लोग उसको रिकॉग्नाइज कर सकें। ऐसा होता है कि गांव में बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं, कुछ टैलेंट से रिलेटेड, कुछ आर्ट से रिलेटेड, लेकिन लोग उनको पहचानते नहीं है बाहर की एरियाज़ में, क्योंकि उनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली होती है। तो हुनर हाट में ऐसा ही है कि आपको जो प्रोडक्ट है जो कि ग्लोबल, जिसको आप लोकली जानते हो, उसको आपको ग्लोबली रिकॉग्नाइज करवाना है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड, जो कि अभी लोकस्ट स्वार्म देखने को मिला है इंडिया में, यानी कि जो टिड्डियों का दलदल होता है उसको कहते हैं लोकस्ट स्वार्म। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोकस्ट स्वार्म्स इन इंडिया। सबसे पहला ऑप्शन है इसमें, मॉनसून प्रोवाइड्स फेवरेबल ब्रीडिंग कंडीशन फॉर लोकस्ट, यानी कि जो मॉनसून जो मतलब बारिश होती है वो एक उपयुक्त तरीका है, यानी कि उपयुक्त मौसम है लोकस्ट को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जो टिड्डियाँ होती हैं उनके लिए जो मौसम है वो उपयुक्त टाइम है कि वो आए और अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करें। सेकंड ऑप्शन है, लोकस्ट सर्वे एंड कंट्रोल ऑपरेशंस आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, यानी कि जो लोकस्ट सर्वे कराया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत होता है, और इनके जो पॉपुलेशन है या फिर इनको देखने के लिए कहाँ पे ये प्रेजेंट है, इनको रिपोर्ट को प्रदर्शित करने के लिए सर्वे कराया जाता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दोनों ही इसके करेक्ट हैं। और टिड्डियों को अभी हाल ही में रिपोर्ट किया गया है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। वैसे तो ये 4 टाइप की स्पीसीज होती हैं जो टिड्डियाँ होती हैं, लेकिन जो अभी जो आई है, फिलहाल जो आई है, उसका नाम है डेजर्ट लोकस्ट, और ये एक शॉर्ट ग्रास होपर जैसा होता है, लेकिन जब ये बहुत कम मात्रा में होती हैं तो बिल्कुल खतरनाक नहीं होती, लेकिन जब उनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है, यानी कि झुंड बनने लगता है, तो उनका जो झुंड का जो फेज होता है
ये कुछ ऐसा हो जाता है कि एक दिन में 150 किलोमीटर दूरी तय कर सकते हैं, और जो भी रास्ते में उनको ग्रीनरी दिखती है वो उसको सारी को नष्ट करते हुए चलते हैं, यानी कि खाते हुए चलते हैं। और जो झुंड होता है बहुत सारी फसलों पर खाने पे ये पलता है, यानी कि इसको खाने खाने के लिए बहुत सारा फसल चाहिए। और जो ये इंसेक्ट होती हैं, यानी कि इनको इंसेक्ट कहा जाता है, और इनको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये फूड सिक्योरिटी जो इंडिया की या फिर ग्लोबली जो होती है उसके लिए बहुत खतरा पैदा कर देती हैं। पहला दल जो टिड्डियों का पाया गया था ये अप्रैल में पाया गया था इंडिया में पाकिस्तान बॉर्डर पर अप्रैल में पाया गया था। आमतौर पर देखा जाता है कि जो लोकस्ट का जो दल होता है वो इंडिया में जुलाई से अक्टूबर के बीच में थोड़ा बहुत देखा जाता है। झुंड इतना बड़ा झुंड नहीं जो कि अब की बार आ रहा है, लेकिन देखा जाता है जुलाई से अक्टूबर के बीच में। लेकिन अभी क्या फिर रीज़न हो सकते हैं कि अभी ये देखा जा रहा है, मई के महीने में देखा जा रहा है, तो क्या रीज़न हो सकता है इसका? सबसे पहला रीज़न तो यही हो सकता है कि जो साइक्लोन स्ट्रोम जो ओमान और यमन में आए हैं एक साथ, उनकी वजह से इसकी पॉपुलेशन को थोड़ी सी ज़्यादा ताकत मिली है। और जो अफ्रीका में हैवी रेन्स जो आई हैं उसकी वजह से भी उसकी पॉपुलेशन बढ़ी है। और वायु की गति यदि तेज होती है तो जो ये टिड्डियों का दलदल होता है ये दोगुना तिगुना होता चला जाता है, और इसकी जो स्पीड है वो भी बढ़ जाती है। और एक जो एडल्ट फीमेल होती है जो टिड्डे की, वो 3 महीने की लाइफ साइकिल में कम से कम 80 से 90 अंडे देती है, और मतलब पॉपुलेशन इतनी अधिक बढ़ सकती है इसकी। कंट्रोल करने के लिए इसको इंसेक्टिसाइड और ये सभी स्प्रे कर सकते हैं, ड्रोन से स्प्रे कर सकते हैं ताकि इनको रोका जा सके। साउंड जो है उससे भी इसको दूर भगाया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल इफेक्टिव मेजर अभी इसका कोई नहीं है। वैसे ये जो हमारा देश है वो कोविड-19 से लड़ रहा है, उसके अलावा यदि फूड सिक्योरिटी का खतरा हो जाता है तो बहुत ही नुकसान की बात होगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हीट वेव से रिलेटेड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीट वेव इन इंडिया। तो पहला ऑप्शन है हीट वेव इज कंसिडर्ड इफ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन रीचेज एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस इन प्लेन्स एंड एटलीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस फॉर हिली रीजन, यानी कि यदि मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होता है जो कि प्लेन लैंड होती हैं उनमें, तो उसको हीट वेव को मैक्सिमम हीट वेव को माना जाता है कि हीट वेव वहाँ पे चल रही है। और यदि हिली रीजन्स जो होते हैं पहाड़ों के इलाके उसमें 30 डिग्री तक पहुँच जाता है तो हिली रीजन में माना जाता है कि हीट वेव पहुँच चुकी है। तो सेकंड ऑप्शन है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है उसकी वजह से हीट वेव को सेवरिटी मिलती है नॉर्थर्न इंडिया में। तो जो इसका सही आंसर ये है ए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ओनली। तो हीट वेव क्या होता है? हीट वेव एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर को, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर जिसको हम मैक्सिमम मानते हैं, जैसे कि हम मानते हैं 40 डिग्री सेल्सियस को मैक्सिमम, तो 40 डिग्री सेल्सियस को यदि हम मैक्सिमम मान रहे हैं तो उससे भी अधिक यदि हमें तापमान देखने को मिले, उससे भी यानी कि जिसको हम नॉर्मल मान रहे हैं जिसको, उससे भी अधिक टेम्परेचर हमको देखने को मिले तो उस पीरियड को कहा जाता है हीट वेव। और ये ज़्यादातर समर में आती हैं, और समर में नॉर्थ वेस्टर्न साइड में इंडिया के और साउथ सेंट्रल पार्ट में ये देखने को मिलती है। मार्च से जून तक चल सकता है ये पीरियड, या फिर कभी कभी जुलाई तक भी एक्सटेंड हो जाता है। इसके इफेक्ट क्या होते हैं? डिहाइड्रेशन होता है, बार बार पानी की प्यास लगती है, और जो हीट से थकावट भी होती है, और थपेड़े से भी पड़ते हैं चेहरे पे या फिर बॉडी पे जब चलते टाइम। और हीट वेव 45 डिग्री सेल्सियस से यदि टेम्परेचर ऊपर है फिर इसके इक्वल है तो इसको हीट वेव कहेंगे, और 47 डिग्री से ऊपर या कम है तो इसको सेवर हीट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। विद रेफरेंस टू डिफेमेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिफेमेशन तो जानते हैं, किसी को डिफेम करना है, यानी कि किसी को कुछ ऐसे तरीके से उसके साथ कुछ डिफेम करना उसको कि उसकी जो रेपुटेशन है वो खराब हो जाए। तो इसके कुछ ऑप्शन दिए हैं और बताना है कि कौन सा सही है। सर फर्स्ट ऑप्शन आता है इट कैन बोथ बी अ सिविल रॉन्ग एंड अ क्रिमिनल ऑफेंस। सिविल रॉन्ग मतलब नागरिक के तरीके से गलत देखा जाए कि ये नागरिकता के तरीके से भी गलत है, और क्रिमिनल ऑफेंस होता है कि कानून की नज़रों में जो चीज़ गलत हो। सेकंड ऑप्शन है क्रिमिनल डिफिनेशन इज डिफाइंड एज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 500 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि वन ओनली, क्योंकि जो सेकंड ऑप्शन है इसमें थोड़ी सी हल्की सी मिस्टेक है। सेक्शन 500 नहीं, इसमें 499 ऑफ द इंडियन पेनल कोड क्रिमिनल डिफेमेशन को बताता है, डिफाइन करता है। जो सेक्शन 500 है ये सिविल डिफेमेशन को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। मेलेथियन ये इफेक्टिव है किस चीज़ के लिए? तो मेलेथियन
सबसे पहला ऑप्शन है कोविड-19, सेकंड है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, थर्ड है लोकस्ट, फोर्थ है येलो रस्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है लोकस्ट, यानी कि जो टिड्डे होते हैं उनसे लड़ने के लिए ये एक इंसेक्टिसाइड है। इसको स्प्रे किया जाता है एटमॉस्फेयर में ताकि जो टिड्डे हैं वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली उससे दूर चले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा सही है। फर्स्ट है, इट इनहेबिट द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एन इन्फेक्टिशियस एजेंट, यानी कि जो भी हमारे शरीर में कोई इन्फेक्टियस एजेंट आता है, यानी कि जो इन्फेक्शन से रिलेटेड एजेंट आता है उसको ये रोकती है, यानी कि उसके जो बायोलॉजिकल इफेक्ट हमारी बॉडी में देखने को मिलता है उसको ये रोक देती है। सेकंड है, इट इज़ प्रोड्यूस नेचुरली, यानी कि नेचुरली ही इम्यून सिस्टम में ये बनती है। तो जो इसका सही आंसर है वो है सी, यानी कि दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। तो अभी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी वही होती है जो कि अपने आप बन जाती है, जो भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आता है उसके खिलाफ पहले तो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, फिर उसके बाद बनता है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, कि अगर दोबारा वो इन्फेक्शन आएगा तो बॉडी को कुछ असर ही नहीं होगा उससे। तो अभी हाल ही में एक स्टडी कंडक्ट की गई थी फ्रांस के हॉस्पिटल स्टाफ में, जिसमें पाया गया था कि जितने भी नर्स और डॉक्टर को कुछ सिम्टम हुए थे कोविड-19 के, यानी कि थोड़ा सा भी कोरोना वायरस उनको हुआ था, उनकी बॉडीज में वो एंटीबॉडीज बन चुकी हैं जो कि री इन्फेक्शन को होने से रोकती हैं। यानी कि यदि वो पेशेंट के आसपास ही रहते हैं तो उनको कोरोना वायरस यदि हो चुका है तो उनको दोबारा नहीं होगा, उनको जो इन्फेक्शन यदि आएगा भी पेशेंट से तो भी उनको जो कोरोना वायरस है वो नहीं होगा, क्योंकि उनकी बॉडीज में, उनकी जो बॉडी है उसमें न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, यानी कि वो न्यूट्रल करती हैं। अब वो जो दोबारा री इन्फेक्शन आएगा उससे बॉडी को कुछ भी असर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन। तो पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन के बारे में बताना है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, यानी कि जो निर्माण के कार्य होते हैं, या फिर जो एंड रोड डस्ट आर द मेन कंट्रीब्यूटर टू PM 2.5 पॉल्यूशन, यानी कि जो निर्माण की एक्टिविटीज़ होती हैं और जो सड़कों से जो धूल उठती है उसमें जो होता है वो PM 2.5 पॉल्यूशन होता है। सेकेंड ऑप्शन है व्हीकुलर एमिशन, इंडस्ट्रियल एमिशन और आर द मेजर कंपोनेंट कंट्रीब्यूटिंग टू PM 10 इन द अर्बन एरियाज। थर्ड ऑप्शन है रिएक्टिव नाइट्रोजन इज द हाईएस्ट कंपोनेंट इन द PM 2.5 एमिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? A 3 only, B 1 and 2 only, C 2 and 3 only, D 1 2 and 3। तो जो इसका सही आंसर है वो है ए, यानी कि ऑप्शन थर्ड ही सही है, बाकी दोनों थोड़े से इंटरचेंज हो गए हैं। पहले ऑप्शन में क्या है, पहले ऑप्शन में जो कि निर्माण के कार्यों से जो पॉल्यूशन निकलता है या फिर रोड डस्ट से जो निकलता है उससे क्या होता है, उससे PM 10 पॉल्यूशन होता है, यानी कि 10 माइक्रो डायमीटर का पॉल्यूशन होता है। और सेकंड जो ऑप्शन है इसमें 2.5, यानी कि जो इंडस्ट्री से जो एमिशन निकलता है और जो व्हीकल्स से जो एमिशन निकलता है उससे PM 2.5 का पॉल्यूशन होता है। और थर्ड ऑप्शन सही है, यानी कि रिएक्टिव नाइट्रोजन एक हाईएस्ट कंपोनेंट है PM 2.5 के एमिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रॉपिकल साइकिल, व्हाट कॉजेज ट्रॉपिकल साइक्लोन टू रोटेट? ऑप्शन ए टेंशन फोर्स, बी ग्रेविटेशनल फोर्स, सी फ्रिक्शनल फोर्स, डी कोरियोलिस फोर्स। तो इसमें सही आंसर है डी, यानी कि कोरियोलिस फोर्स। मतलब कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, जो कि एयर जो होती है, जो सरफेस पे होती है उसको ये डिफ्लेक्ट कर देता है एटमॉस्फेयर में, जिससे जो एक लो पॉइंट बनता है एटमॉस्फेयर में और उसके आसपास जो साइक्लोन जो है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन को रोटेट करने के लिए एक फोर्स होता है जिसका नाम है कोरियोलिस फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल समटाइम मेंशन इन द न्यूज, इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर द एजिस ऑफ। तो पहला ऑप्शन है नीति आयोग, बी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, सी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, डी है मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल एस्टेब्लिश की है और जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो इन्वायरमेंट से मतलब कि जो हम माइनिंग करते हैं कंट्री में वो इको फ्रेंडली हो, यानी कि इन्वायरमेंट को उससे ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। तो ये 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग।